मिशन समुद्र मंथन के लिए गवर्नमेंट अब 80,000 करोड़ रुपए का नया पैकेज ला सकती है। इसका असर क्या होगा ऑयल एंड गैस कंपनीज पर? सेकेंडली, शुगर फ्री की रेस के बाद क्या इंडिया का कोला मार्केट अब कैफीन फ्री कोला का भी बैटल ग्राउंड बन सकता है? और लास्टली, इंडिया सोलर मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है, बट इसकी वजह से कई सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स को अपनी फैक्ट्रीज क्यों बंद करनी पड़ रही है? और ट्रेंडिंग न्यूज में बात होगी टाटा ग्रुप के 3 सबसे बड़े एम्बिशियस बिजनेसेस की, जिन्होंने एक साल में 28,800 करोड़ रुपए का लॉस किया है। लेकिन चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का यह कहना है कि शॉर्ट टर्म लॉसेस मत देखिए, लॉन्ग टर्म पिक्चर देखिए। बट कैन यू? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे। आज हम इन सारी स्टोरीज का डेटा बैक्ड एनालिसिस करेंगे और साथ ही एक और रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक अपस्टॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सो, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो जो कि हम हर रोज पोस्ट करते हैं वो मिस ना होने पाए। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी समंदर में एक ऑयल वेल खोदने के लिए 1,000 करोड़ से 1,200 करोड़ रुपए खर्च करती है, और अगर वो अल्ट्रा डीप वाटर हो तो कॉस्ट कुछ 100 करोड़ और भी बढ़ जाती है। लेकिन इतना इंसेन पैसा लगाने के बाद भी जीरो गारंटी है कि वहां पर ऑयल या गैस मिलेगा। इसी बड़े फाइनेंशियल रिस्क की वजह से ग्लोबल ऑयल कंपनीज इंडिया के डीप वाटर सेक्टर से दूरी बना के रखती हैं। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स तो किए, पर वो एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। इसीलिए अब गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से बदल दिया है। रूल्स बदलने के बजाय अब गवर्नमेंट खुद खर्चा उठाने को तैयार है। नाउ मल्टीपल रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री 80,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव पैकेज तैयार कर रही है, जिसे नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन या फिर समुद्र मंथन के अंडर प्रपोज किया गया है। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सरकार इतना बड़ा इंसेंटिव आखिर दे क्यों रही है, तो उसका रीजन ये है कि इंडिया के लिए ये मिशन बेहद क्रिटिकल है। आज इंडिया अपनी क्रूड ऑयल जरूरतों का लगभग 85% से ज्यादा हिस्सा बाहर से इंपोर्ट करता है, जिस पर हर साल लाखों करोड़ों का फॉरेन एक्सचेंज खर्च हो जाता है। एनर्जी सिक्योरिटी और इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए इंडिया को अपने खुद के डोमेस्टिक ऑयल और गैस रिजर्व्स ढूंढना बेहद जरूरी हो गया है। और चूंकि सबसे बड़े अनटैप्ड रिजर्व्स हमारे ऑफशोर डीप वाटर ब्लॉक्स में छुपे हुए हैं, इसीलिए सरकार इतना मैसिव 80,000 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल पुश दे रही है। अब ये जो नई स्कीम है उसके 3 मेन की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट एक्सप्लोरेटरी वेल्स की ड्रिलिंग कॉस्ट का 50% तक खर्चा रीइंबर्स करने वाली है, लेकिन कॉस्ट ओवररन्स रोकने के लिए हर वेल पर एक फंडिंग कैप रखा जाएगा। सेकेंड, ड्रिलिंग से पहले जमीन के नीचे का स्ट्रक्चर समझने के लिए होने वाले 3D सेस्मिक सर्वेस के खर्चे का भी एक हिस्सा गवर्नमेंट फंड करेगी, ताकि बेटर डिसीजंस लिए जा सकें। और थर्ड, ये इंसेंटिव्स स्टेट रन कंपनीज और प्राइवेट एक्सप्लोरर्स दोनों को मिलने वाले हैं, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ग्लोबल प्लेयर्स इंडिया में आ सकें। और ग्राउंड पे जो काम है वो शुरू भी हो चुका है। ओएनजीसी ने समुद्र मंथन प्रोग्राम के अंडर अपना पहला डीप वाटर एक्सप्लोरेटरी वेल ड्रिल करना स्टार्ट कर दिया है। प्लस गवर्नमेंट ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के अंडर 18 डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर ब्लॉक्स का ऑक्शन भी कर रही है। सो ओवरऑल अगर ये 80,000 करोड़ रुपीस का पैकेज फाइनल हो जाता है, तो जो रिस्क अब तक कंपनीज अकेले उठाती आई हैं, उसमें गवर्नमेंट पार्टनर बन जाएगा, जिससे इंडिया ग्लोबल एक्सप्लोरेशन कंपनीज के लिए एक काफी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन भी बन सकता है। क्या आपको लगता है कि ये 80,000 करोड़ रुपए का जो मिशन है वो देश के लिए एक्चुअली जरूरी है और फायदेमंद साबित होगा, या फिर ये सरकार का बहुत बड़ा गैम्बल है? टेल मी इन द कमेंट्स। अब रिस्की मूव्स की बात हो ही रही है, तो दूसरी स्टोरी में कोका कोला इंडिया इस साल लोकली मैन्युफैक्चर्ड कोक जीरो शुगर जीरो कैफीन को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अभी तक इंडिया में जितने भी मेजर कोलास मिलते हैं सब में कैफीन होता है, बट कोक का ये जो जीरो शुगर जीरो कैफीन वेरिएंट है वो सिर्फ शुगर फ्री ही नहीं बल्कि कैफीन फ्री भी होगा। और इसी प्रोडक्ट को कोका कोला यूरोप के कई मार्केट में रोल आउट कर रहा है। कंपनी के इस डिसीजन के पीछे बदलती कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं। लो और नो शुगर बेवरेजेस का सेगमेंट अब शुगर से भरे हुए कोलास के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना तेजी से ग्रो कर रहा है। कंपनी डेटा के हिसाब से जीरो और लो शुगर ड्रिंक्स आज सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट्स का 30 से 35% हिस्सा बन चुके हैं। सिर्फ 2020 की अगर बात करें तो यह शेयर लगभग 5% था, यानी कुछ ही सालों में यह काफी बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिला है। और सिर्फ शुगर ही नहीं, अब लोग लेबल्स भी पहले से ज्यादा पढ़ते हैं, राइट? इंग्रेडिएंट्स को लेकर ज्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है और रेगुलेटर्स भी लेबलिंग को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं।
इसी वजह से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जीरो कैफीन कैटेगरी नेक्स्ट कंपेटिटिव बैटलफील्ड बन सकता है। एक रिसर्च फर्म के एग्जीक्यूटिव के मुताबिक कम से कम 2 और बेवरेज कंपनीज भी लोकली रेलेवेंट जीरो कैफीन फॉर्मुलेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन ले चुकी हैं। अगर कोई कंपनी टेस्ट को मेंटेन करते हुए जीरो कैफीन प्रोडक्ट को लॉन्च कर लेती है तो उसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिल सकता है। कैफीन को लेकर डिस्कशन वैसे देखा जाए तो नया नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रैल में कई रिपोर्ट्स में यह कहा था कि फूड्स और बेवरेजेस के थ्रू एक्सेसिव कैफीन इंटेक से स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, एंजाइटी और फास्टर हार्ट रेट जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे में वेलनेस फोकस्ड कंज्यूमर्स के लिए कैफीन फ्री ऑप्शन एक नया चॉइस बन सकता है। एंड दिस इज कमिंग एट अ टाइम जब कोला में शुगर फ्री ड्रिंक्स का जो कंपटीशन है वो इतना ज्यादा इंटेंस हो चुका है। पिछले कुछ महीनों में देखा जाए तो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का कैंपा, रॉ प्रेसरी, आईटीसी और वीबा फूड्स बैक्ड जायरो ने भी जीरो शुगर वेरिएंट्स को लॉन्च कर दिया है। और साथ ही साथ लास्ट वीक अगर देखें तो लाहौरी जीरा भी अपना पहला शुगर फ्री वेरिएंट इंट्रोड्यूस कर चुका है। मतलब कि नए प्लेयर्स भी नो शुगर और लो शुगर कैटेगरी में अग्रेसिवली एंटर कर रहे हैं। अगर हम बड़े प्लेयर्स की बात करें तो पेप्सिको के बॉटलिंग पार्टनर वरुण बेवरेजेस के मार्च 2026 क्वार्टर में नो शुगर और मिड शुगर बेवरेजेस ने कंपनी के टोटल वॉल्यूम्स का लगभग 60% कंट्रीब्यूट किया। तो इस कड़े कंपटीशन के बीच में अब कैफीन फ्री एक नया डिफरेंशिएटिंग कैटेगरी बन सकता है। क्या आप कोला ड्रिंक्स का कैफीन फ्री, शुगर फ्री वर्जन ट्राई करना चाहेंगे या यू थिंक ओरिजिनल टेस्ट इज द बेस्ट? शेयर कीजिए कमेंट्स में। तीसरी स्टोरी में रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में डोमेस्टिक सोलर सेल्स की शॉर्टेज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कुछ कंपनीज को सप्लाई के लिए 6 से 8 महीनों तक वेट करना पड़ा है। और इसका जो इंपैक्ट है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया के 2030 क्लीन एनर्जी टारगेट्स पर भी इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। ये जो पूरा का पूरा इशू है वो एक्चुअली स्टार्ट हुआ जून 1 से, जब कुछ नए रूल्स लागू हुए थे। इन रूल्स के तहत कंपनीज को चाइनीज सोलर सेल्स की जगह पे डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड यानी कि इंडिया में ही बने हुए सेल्स को यूज करना जरूरी हो गया था। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत किया जाए, उसे बढ़ावा मिले और इससे डिमांड तो बढ़ गई, लेकिन चैलेंज ये है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन उस स्पीड को हैंडल करने के लिए रेडी नहीं है। अब ये जो मिसमैच है उसका असर ग्राउंड पर दिखाई देने लग गया है। रॉयटर्स के मुताबिक इंडिया के लगभग 1/3 स्मॉल और मीडियम सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स ने प्रोडक्शन फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। जो फैक्ट्रीज अभी चल भी रही हैं उनमें भी प्रोडक्शन साइकिल फुल कैपेसिटी के बजाय सिर्फ हफ्ते के 3 या 4 दिनों तक ही लिमिटेड रह गया है। इसकी वजह से कंपनीज को डोमेस्टिक सेल्स के लिए 6 से 8 महीने तक का वेटिंग पीरियड भी फेस करना पड़ रहा है। प्लस डोमेस्टिक सेल्स की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि उनसे बने सोलर पैनल्स की कीमत चाइनीज सेल्स वाले पैनल्स के कंपैरिजन में लगभग डबल तक पहुंच रही है। और ये जो डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्री के लिए कंसर्निंग है। सोलर सेल फैक्ट्रीज बनाना आसान काम नहीं होता। इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी, हैवी इन्वेस्टमेंट और साथ ही लॉन्ग कमीशनिंग पीरियड की जरूरत होती है। ऊपर से इंडस्ट्री सोर्सेज का यह कहना है कि चाइना से सोलर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट और टेक्निकल सपोर्ट का जो एक्सपोर्ट्स था वो भी रिस्ट्रिक्ट हो गया है, जिस वजह से इंडिया में नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को खड़ा करना और भी ज्यादा चैलेंजिंग बनता जा रहा है। याद रखिए कि इंडिया ने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी अचीव करने का टारगेट रखा है। सोलर एनर्जी इस टारगेट का एक मेजर पिलर है और एस्टिमेट्स के मुताबिक सोलर कैपेसिटी को करंट 162 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक 292 गीगावाट से ज्यादा होना है। बट अगर सोलर प्रोजेक्ट्स ऐसे ही डीले होते रहे तो बढ़ती इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को मीट करने के लिए कंपनीज फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन यानी कि खासकर कोल पर ज्यादा डिपेंडेंट हो सकती है। यानी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की स्पीड काफी धीमी पड़ सकती है। What is your opinion on this? Tell me in the comments. और अब आते हैं ट्रेंडिंग न्यूज पर। FY26 में एयर इंडिया, टाटा डिजिटल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मिलकर 28,800 करोड़ रुपए का लॉस रिपोर्ट किया है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एयर इंडिया का था, जो कि टोटल लॉसेस का 75% से ज्यादा था। लेकिन टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का यह कहना है कि ये बिजनेसेस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए है ही नहीं, बल्कि अगले कई डेकेड्स की ग्रोथ के लिए बिल्ड किए जा रहे हैं। उन्होंने शेयर होल्डर्स से लॉन्ग टर्म व्यू रखने की अपील की है और कहा है कि टाटा ग्रुप अपनी सक्सेस को सिर्फ क्वार्टरली प्रॉफिट से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट से मेजर करता है। अब सवाल यह है कि क्या टाटा ग्रुप फ्यूचर के $1 ट्रिलियन बिजनेसेस बिल्ड कर रहा है या ये एक एक्सपेंसिव बेट्स हैं जो कि शेयर होल्डर्स के पेशेंस को काफी हद तक टेस्ट करेंगी। कमेंट टाटा इफ यू वांट अ डिटेल ब्रेकडाउन। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.